विवान भागते हुए पास में एक मेले में आ जाता है। वो उस जगह चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे होते हैं और एक ही इंसान के बहुत सारे इंसान दिखाई देने लगते हैं। विवान वहाँ पर इतने सारे अलग अलग विवान को देखकर बहुत खुश हो रहा था, उन्हें छू रहा था, उनसे खेल रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ शीशे में उसके कपड़े भी बदले हुए हैं। वो जब उस वाले शीशे के पास जाता है तो वो दिखाई तो पूरा उसके जैसा ही पड़ रहा है, लेकिन उसके रिएक्शन और हाथ हिलाने के तरीके अलग अलग हैं। वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है उधर से चिल्लाने की आवाज आती है। उससे डरकर ये भी चिल्ला उठता है और वहां से भागता हुआ बाहर निकल कर आता है। तब देखता है उसके पीछे से सेम उसके जैसा दिखने वाला लड़का वंश भी भागते हुए बाहर निकल आया है। दोनों एक दूसरे को फिर से एक बार रुककर देखते हैं। विवान डर कर फिर से अपने घर भाग जाता है। वंश भी जल्दी से कैब बुक करता है और उसमें बैठकर अपने होटल के लिए निकल जाता है। वो अभी तक बहुत सरप्राइज है। होटल में पहुंचकर जब अंजलि पूछती है कहाँ गए थे सुबह सुबह, तो वंश झूठ बोलते हुए कहता है नीचे होटल कैंटीन में नाश्ता कर रहा था मॉम। क्योंकि वो जानता है अंजलि बिल्कुल भी उसे अकेले होटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं देती। जब से उसने मेले में ठीक अपने ही जैसे उस लड़के यानी विवान को देखा था, उसके छोटे से दिमाग के सारे तारे हिल गए थे। बार बार मन में यही सोच रहा था कि एकदम मेरी जैसा हूबहू दिखने वाला लड़का कैसे हो सकता है। लड़का ही था या मेरा गोश्त था कोई। नहीं नहीं, गोश्त तो नहीं होगा। गोश्त होता तो डरावना होता, उसके लंबे लंबे दांत और नाखून होते। वो तो खुद मुझसे डरकर भाग गया। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे इतना सोच विचार करता देख अंजलि पीछे से आकर उससे हक करके उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है कहाँ खोया हुआ है मेरा एस्ट्रोनॉट, क्या उड़कर चांद पर जाने का इरादा है। इस पर वंश पलटते हुए मुस्कुराकर कहता है नहीं मम्मा, चांद पर जाने के लिए तो मैं बड़ा होकर रॉकेट बनाऊंगा। अभी तो मैं सोच रहा था कि क्या दुनिया में एक जैसे दो लोग भी हो सकते हैं। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया में एक जैसे लोग होते हैं। तुम्हारी नानी तो कहती है कि इस दुनिया में एक जैसे दो नहीं 7 लोग होते हैं। जैसे कि मेरे जैसी इस दुनिया में और भी 7 अंजलि होंगी और तुम्हारे जैसे 7 वंश होंगे। अंजलि की बात सुनकर वंश कुछ सोचते हुए कहता है ओह, तो अब मैं समझा। अंजलि उसके गाल पर किस करते हुए पूछती है "मुआ, तो क्या समझे मिस्टर एस्ट्रोनॉट। वंश तपाक से जवाब देता है मैं आपको क्या बताऊं, आपको बता दूंगा तो फिर मेरा एक झूठ पकड़ा जाएगा और फिर मैं लॉक हो जाऊंगा। इतना बोलते बोलते वंश को रियलाइज होता है कि वो कुछ गलत बोल गया है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, खुद से चुप हो जाता है और अंदर भाग जाता है। लेकिन तब तक उसने मन ही मन दोबारा मेले में जाने का इरादा कर लिया था। क्या पता वही लड़का उसे एक बार फिर मिल जाए। इधर वंश विवान के बारे में सोच रहा था और उधर विवान खुद वंश से दोबारा मिलने का प्लान बना रहा था। वो भी अपनी दादी लता का हाथ पकड़ते हुए बोलता है दादी, क्या दुनिया में सचमुच 2 इंसान एक जैसे हो सकते हैं। लता को बात समझ नहीं आती। वो पूछती है मतलब। विवान फिर से समझाते हुए बोलता है अरे जैसे फिल्मों में नहीं बताते हैं, एक जैसी शक्ल के 2 लोग, जैसे जुड़वा, राम श्याम, जैसे जवान में एक जैसे 2 शाहरुख खान थे। लता बीच में ही रोकते हुए विवान को बोलती है होते होंगे, लेकिन मैंने तो अपनी शक्ल का आज तक नहीं देखा बेटा। एक जैसे शक्ल के तो सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, बाकी नहीं पता मुझे। इस पर विवान कुछ सोचते हुए बोलता है जुड़वा भाई, यू मीन ट्विंस दादी। लता कहती है हाँ, पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है। अचानक विवान के मुंह से बिना सोचे समझे ही निकल जाता है क्योंकि मैंने अपने जैसा एक लड़का देखा। ये सुनते ही लता माथे में सिलवटें डालकर पूछती है क्या, कहाँ देखा तूने। अपना राज खुद ही खोलने को तैयार बैठा विवान झट से अपने माथे पर हाथ मारते हुए बात पलट कर बोलता है अरे कुछ नहीं दादी, मैंने सपने में अपने जैसा लड़का देखा था। लता उसे घूरते हुए कहती है जब भूत प्रेत की फिल्में देखोगे तो ऐसे ही सपने आएंगे। लाख बार मना किया है, लेकिन हर टाइम मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सब इसी से चिपके रहते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। लता बकबक किए जा रही थी और विवान घर से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर अपने नौकर रामू पर पड़ती है
उसे देखते ही विवान के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। इधर जब से गौतम ने रिया से झूठ बोला था, उसका मन काफी परेशान था। वो जानती थी कि अंजलि गौतम से लगातार मिल रही है और वो उसकी सच्चाई गौतम से बता सकती है। लेकिन गौतम के व्यवहार से इतना उसे कंफर्म हो गया था कि अंजलि ने अभी तक गौतम को सच्चाई बताई नहीं है। रिया अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो डिसाइड करती है कि वो अंजलि को इस प्रोजेक्ट से ही निकाल देगी। ऐसा करने पर यदि अंजलि आगे चलकर उसके खिलाफ कुछ बोलती भी है, तो रिया गौतम के सामने ये तो साबित कर पाएगी कि ये सब बातें वो प्रोजेक्ट से निकाल दिए जाने का बदला लेने के लिए कर रही है। ऐसे ही ख्यालों में डूबी हुई रिया प्रभाकरण को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, देखो प्रभाकरण, आज मैंने तुम्हें एक बहुत खास बात करने के लिए बुलाया है। मैं और हमारी कंपनी और एक तरह से तुम्हारी नौकरी भी, हम सब एक बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अपनी नौकरी को खतरे में आने की बात सुनते ही प्रभाकरण के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो आंखें फाड़ते हुए हड़बड़ा कर बोलता है, मेरी नौकरी? चुप चुप बोलिए मैडम जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे तो नहीं हैं, पर कल को जब होंगे तो उन्हें कैसे पालूंगा? रिया ने प्रभाकरण की दुखती रग पकड़ ली थी। उसके बाद वो उसे एक झूठी कहानी सुनाती है कि उसकी बहन अंजलि बचपन से ही ऊंचे ख्यालों वाली लड़की थी, लालची थी, रिया की तरक्की से जलती थी। उसकी माँ ने अंजलि को बचपन में ही घर से निकाल दिया था। अब वो भेष बदलकर उसकी संपत्ति को हासिल करने की कोशिश कर रही है। उसको इस प्रोजेक्ट से निकालना बहुत जरूरी है। कहानी पूरी सुनने के बाद प्रभाकरण रिया से बोलता है, मैं आपके साथ हूँ रिया मैम। मैं उन लोगों के काम में ऐसी ऐसी कमियां निकालूंगा कि अंजलि और स्वास्तिका मेरी चाल के ब्लैक होल में समा जाएंगी। इतना कहकर प्रभाकरण वहां से चला जाता है और रिया के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल उभर आती है। उस दिन प्रभाकरण ऑफिस में ही अपने वकील के साथ रुकता है और अंजलि को ऐसे किस इल्जाम में या किस जुर्म में फंसाया जा सकता है जिससे उसे इस प्रोजेक्ट से लीगली बाहर किया जा सकता है, इस पर वकील से काफी बहस होती है। प्रभाकरण रिया को अगले दिन फोन करता है और कहता है, वकील ने एक तरीका बताया है जिसके द्वारा अंजलि को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जा सकता है। ये सुनकर रिया राहत की सांस लेते हुए बोलती है, वेल डन प्रभाकरण। सुबह का समय था। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, कुछ सो रहे थे। विवान के लिए रामू घर से निकलने का सबसे अच्छा टूल था। वो अपने पिगी बैंक से 2000 का नोट निकालता है और रामू के पास जाकर बोलता है, रामू काका, मैं जानता हूँ आपको पैसों की जरूरत है, लो 2000 रुपए रख लो। रामू बहुत खुश होता है और पैसे जेब में रख लेता है और विवान को धन्यवाद बोलता है। विवान कहता है, धन्यवाद नहीं चाहिए, इसके बदले बस मुझे थोड़ी देर गांधी हॉल मेले में घुमा कर लाना है आपको। रामू काका के गले का पानी जैसे सूख सा जाता है। वो कहता है, छोटे सर, आप तो जानते हैं मैडम ने आपका घर से जाना बिल्कुल मना किया है, तो मैं कैसे? विवान उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, अरे काका, ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता रहेगी। हम बस जाएंगे और आ जाएंगे। तब तक के लिए बोल देना बाबा को टेरेस पर घूमने जाना था, वहां लेकर गया था। रामू काका 2000 का नोट एक बार फिर से देखकर रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं और विवान को साथ में लेकर छुपकर घर से बाहर निकल जाते हैं। उधर वंश भी बड़ी चालाकी से स्वास्तिका से झूठ बोलता है कि उसे थोड़ी देर नीचे कॉरिडोर में टहलने का मन कर रहा है। स्वास्तिका उसे जाने देती है, लेकिन नीचे जाते ही वो चुपके से एक कैब करता है और फिर से मेले में पहुंच जाता है। विवान रामू के साथ मेले में पहुंच चुका था और इधर उधर देखता हुआ अपने जैसे ही दिखने वाले लड़के यानी वंश की तलाश कर रहा था। विवान रामू को मेले के बाहर ही निगरानी के लिए छोड़कर आता है। दोनों एक दूसरे को मेले में ढूंढते रहते हैं, लेकिन काफी समय तक कोई नहीं मिलता। तो विवान एक जगह बैठ जाता है और थोड़ी देर में देखता है कि उसके ठीक सामने वंश खड़ा है। इस बार उन दोनों में से कोई भी डरकर नहीं भागा था। दोनों सहमे हुए से लगातार एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखे जा रहे थे। दोनों कुछ देर खामोशी खड़े रहते हैं। फिर वंश आगे बढ़कर विवान को टच करके देखता है और कहता है, तुम घोस्ट नहीं हो ना? दिख तो असली जैसे रहे हो। विवान खिलखिलाते हुए कहता है, और तुम तो मेरी कॉपी लगते हो, जैसे किसी ने कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट कर दिया हो। वंश कहता है, मैं नहीं,
तुम मेरी कॉपी हो। तुम्हारी तो नाक, कान, गाल, चेहरा सब मेरे जैसा है। जैसे कि मैडम तुषार म्यूजियम में फिल्म स्टार्स के मोम के पुतले होते हैं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, बस तुम बोलते हो। वंश बोलते चला जा रहा था और विवान चुपचाप उसे गर्दन घुमा घुमा कर आश्चर्य से भरी नजरों से देख रहा था। वंश धीरे से कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विवान हकलाते हुए बोलता है, वि, विवान। वंश भी अपना नाम बोलता है, हेलो, माई सेल्फ वंश। तभी रामू काका के चिल्लाने की आवाज आती है, जो भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उन्हें वंश का बैक साइड दिखाई दे रहा था। विवान वंश को छुपा लेता है। वहीं साइड में लगे टेंट में रामू काका आकर कहते हैं, आपकी मम्मी आ रही है, मैं तो मरा। विवान कहता है, आपने बताया हम यहाँ है? रामू कहता है, मैं मैडम से झूठ कैसे बोल सकता हूँ, पता नहीं अब वो मेरा क्या हाल करेंगी। तभी सामने से रिया आती हुई दिखती है। डर के मारे टेंट के पास बनी भूल भुलैया में विवान भी छुप जाता है। विवान और वंश दोनों पास पास में ही छुपे थे। रिया रामू काका को गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, विवान कहाँ है? रामू हाथ उठाकर भूल भुलैया की तरफ इशारा करता है। रिया उन दोनों की तरफ बढ़ती है। मैं अगर पकड़ा गया, मेरी मॉम मुझे अब कभी घर से बाहर नहीं निकलने देगी। रामू काका ने मुझे मरवा दिया आज। छुप के बैठा विवान टेंशन में आकर वंश से बोलता है। वंश कहता है, रुक, मैं कुछ सोचता हूँ, तेरी मॉम तुझे नहीं पकड़ पाएंगी। वंश इधर उधर देखता है, अपना दिमाग चलाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां बहुत सारी टोकरी पड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें घास रखी होती है। उसे आइडिया आता है। वो 2 टोकरी से घास निकालता है और एक विवान के सर पर रख देता है, एक खुद के सर पर रख लेता है, जिससे दोनों के चेहरे पूरी तरह दिखते नहीं हैं और खुद को छुपाते हुए दोनों मेले से बाहर निकलते हैं। विवान को ये करने में बहुत मजा आता है। वो बहुत खुश होता है। इस तरह की मस्ती, शैतानी उसने कभी नहीं की थी। वंश टैक्सी बुक करता है और पहले विवान को उसके घर छोड़ता है। वंश उसका घर देखकर कहता है, तेरा घर तो एकदम बंगलो जैसा है यार। मेरा दिल्ली का घर भी इतना ही बड़ा है। घर में हॉल में बैठा गौतम विवान को मेन गेट पर खड़ा देखकर उसे लेने के लिए आ जाता है। विवान सैड पेस बनाते हुए वंश से कहता है, इतनी बुरी बात है, मैं तुझे अपने घर में भी नहीं बुला सकता अभी तो, सॉरी यार। तब तक गौतम थोड़ा नजदीक आ चुका था। उसे दिख रहा है कि विवान कार में बैठे किसी से बात कर रहा है। उसे कार में बैठे इंसान की शक्ल नहीं दिख रही है। वंश विवान के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है, अरे कोई बात नहीं यार, फिर कभी मिलेंगे ना, तब आ जाऊंगा। इतने में गौतम की पीछे से आवाज आती है, विवान। विवान जैसे ही दिखता है, गौतम उसके ऑलमोस्ट नजदीक आ गया है। चल चल, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वंश निकल जाता है। गौतम विवान से पूछता है, कौन था वो? तो विवान झूठ बोल देता है कि उसका दोस्त आरव था। गौतम रिया को फोन करता है और पूछता है, अरे यार, तुम्हारा जो ये मैनेजर प्रभाकरण है, इसने अंजलि को कोई रेड फ्लैग फाइल भेजी है। स्वास्तिका ने मुझे वो फाइल ट्रांसफर की है। अगर ये छोटी मोटी कमियां थी उसके वर्क में तो डिस्कस कर ली थी। रेड फ्लैग भेजने का क्या मतलब था? ये सुनते ही रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। गौतम का गुस्सा देखकर उसे अपनी चाल खुद पर ही पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन इन मामलों में रिया बेहद चातुर थी। वो अनजान बनते हुए कहती है, अच्छा, मुझे नहीं पता प्रभाकर ने ऐसा क्यों किया। तुम फिक्र मत करो, मैं पूछती हूँ उससे। प्रभाकरण को बोलो कि कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिले। गौतम कहता है। अपना खेल पलटता देख रिया हंसते हुए बोलती है, डार्लिंग, क्यों टेंशन लेते हो? प्रभाकरण अच्छा आदमी है, ये उसका काम है। उसने कुछ गलत देखा होगा, उससे मैं बात करती हूँ। तुम घर आ जाओ, तब हम बात कर लेंगे। गौतम से बात करते हुए रिया विवान को मेले में ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थी। तभी विवान घर के नंबर से रिया को फोन करता है, ड्रामा करता है और कहता है, मॉम, आप कहाँ हो? रिया घर का नंबर देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, विवान, तुम कहाँ हो? तुम तो यहाँ मेले में आए थे ना, रामू काका के साथ? विवान फेक हंसी हंसता है और बोलता है, किसने बोला आपसे? जरूर किसी ने मजाक किया होगा। मैं तो सुबह से टेरेस पर था। मैंने घनश्याम अंकल को बताया भी था, पूछ लेना आप उनसे। रिया विवान की बात सुन के रामू को घूर कर देखती है और फोन रखती है। फिर रामू से कहती है, विवान तो घर पर है
और आपने मुझसे झूठ बोला कि विवान मेले में है। रामू काका के अंदर भयानक डर भर जाता है। ये बात सुनते ही उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रोते रोते बोलता है, मैडम जी माफ कर दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रिया गुस्से में वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही रिया देखती है कि गौतम भी घर आ चुका है। वो गौतम को अंजलि वाले मामले में अपने पक्ष में करना चाहती है, लेकिन गौतम रिया की कोई बात नहीं सुनता। रिया को गौतम को बनाने का अब एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ता है। वो गौतम को फिर से सिड्यूस करने लगती है। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे बेड पर बिठाती है और अपनी नाइटी के बटन खोलने लगती है। लेकिन गौतम का रिया के साथ इंटीमेट होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रिया लगातार अपनी कोशिशें करती रहती है, लेकिन वो गौतम का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं जगा पाती। थोड़ी देर बाद गौतम इरिटेट होकर बिस्तर से उठता है और चले जाता है। रिया को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है। वो बेड पर ही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसका प्लान फेल हो चुका था। वो मन में ही सोचती है, अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी तक अंजलि प्रोफेशनल लाइफ में आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे मेरी पर्सनल लाइफ में भी घुसती जा रही है। अंजलि को रुकना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब वो मेरे घर में ही घुस जाएगी। सुबह स्वास्तिका के नंबर पर गौतम का फोन आता है। गौतम स्वास्तिका से कहता है कि वे दोनों आकर उसके ऑफिस में उससे मिले। उसने अपनी वाइफ रिया से बात कर ली है। वो इस बारे में प्रभाकरण से पूछताछ करने वाला है। वो उन दोनों से आज ही मिलना चाहता है ताकि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। स्वास्तिका पूरी बात अंजलि को बताती है। अंजलि जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो वंश को गुड बाय किस करने के लिए जैसे ही रूम में जाती है तो देखती है कि वंश गहरी नींद में सो रहा है। वो मुस्कुराते हुए झुकती है और वंश के माथे पर किस करती है। वंश अपनी आंखें खोलता है। अंजलि उसके बालों में हाथ फेरते हुए उससे कहती है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल एस्ट्रोनॉट। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मम्मा को बहुत काम है, थोड़ी देर से लौटेंगी। अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खा लेना। नानी भी आज यहाँ नहीं है, किसी काम से गई है। कुछ चाहिए तो रिसेप्शन पर कॉल कर लेना, बट होटल से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मैंने मैनेजर से भी कह दिया है। वंश मुस्कुराकर कहता है, ओके मम्मा। अच्छा मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? अंजलि कहती है, एक नहीं बहुत सारी पूछना, पर अभी मम्मा को देर हो रही है। वो जाते हुए बस इतना ही कहती है, रात में मिलते हैं, कोई शरारत मत करना। इतना कहकर अंजलि चली जाती है। कुछ देर बाद विवान के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जैसे ही कोई फोन उठाकर अपने कान से लगाता है तो वंश हंसते हुए बोलता है, हेलो विवान। उधर से आवाज आती है, रुकिए 2 मिनट, बुलाता हूँ। नौकर जाकर विवान को बोलता है और विवान के रूम वाले फोन पर कॉल ट्रांसफर हो जाता है। विवान फोन उठाता है और कहता है, हेलो। वंश बोलता है, हेलो विवान, वंश बोल रहा हूँ। देखा, तेरा नंबर याद था मुझे। विवान वंश की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है। क्या हुआ? फिर तेरी मम्मा ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? वंश पूछता है। विवान के चेहरे पर एक कमाल की स्माइल आती है। वो कहता है, यार तूने आइडिया इतना अच्छा सोचा था कि उसके बाद फिर कोई कुछ बोल सकता है। उल्टा मम्मा ने रामू काका को ही डांट लगाई। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। फिर विवान कहता है, अच्छा वंश, आज मेरे स्कूल में हाफ डे होगा, मैं घर पर नहीं बताऊंगा, हम मिले कहीं पर। वंश थोड़ा सैड फेस से कहता है, यार मैं होटल से बाहर नहीं आ पाऊंगा, मम्मा मैनेजर को भी बोल के गई है। विवान कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर तेरे होटल ही आ जाता हूँ। वंश खुश हो जाता है। वो कहता है, सच तू आ सकता है? विवान कहता है, हाँ अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, बस उसे थोड़ी रिश्वत दूंगा तो फिर जैसा बोलूंगा वैसा करेगा वो। वंश एक्साइटमेंट में कहता है, फिर पक्का तू आजा, हम नए नए डिशेस ऑर्डर करके खाएंगे और वीडियो गेम खेलेंगे। मेरे होटल का नाम नाइट किंग होटल है। दोनों के चेहरे पर बहुत एक्साइटमेंट वाली खुशी रहती है। वंश तो नाचने लग जाता है। गौतम घर में बना बार काउंटर देखता है तो देखता है कि उसमें सारी शराब की बोतल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि रिया इतनी ज्यादा शराब क्यों पीने लगी है। वो अपने दिन का ज्यादातर टाइम या तो दोस्तों के साथ घूमने में या पार्टी में ही बिताती है। रात के टाइम में तो शायद ही कोई ऐसी रात हो जब रिया के मुंह से शराब की बूंद आई हो। दूसरी तरफ गौतम अंजलि के बारे में भी सोचता है। कहने को दोनों सगी बहनें हैं,
लेकिन इनमें कितना डिफरेंस है यार। अंजलि है कि पूरा दिन बस काम में लगी रहती है और उसके इस फोकस की वजह से आज वो इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच चुकी है। गौतम अंजलि से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, उसकी इतनी पॉजिटिव चीजें दिखाई देने लगी है कि अब उसकी वजह से रिया की नेगेटिव चीजों पर भी अब उसका ध्यान जा पा रहा है। हाफ डे के बाद विवान ड्राइवर को रिश्वत देकर होटल नाइट लेक पहुंच जाता है। वो ड्राइवर से नीचे रुकने को कहता है जब तक वो वापस लौट कर ना जाए। विवान वंश के रूम में लिफ्ट के द्वारा पहुंच जाता है। विवान को देखते ही वंश बहुत खुश हो जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। वंश ने ऑलरेडी कुछ ऑर्डर करके रखा था, वो विवान को खिलाता है। वंश कहता है, विवान, लेकिन एक बात बता, हमारी दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती क्यों है? क्या लगता है तुझे? विवान कहता है, मेरी दादी कहती है एक जैसे दिखने वाले बच्चे जुड़वा होते हैं, जैसे सलमान खान था जुड़वा में, जैसे राम श्याम में दोनों एक जैसे थे। वंश के चेहरे पर सीरियस रिएक्शन आते हैं। लेकिन हम तो भाई है नहीं, मैं दिल्ली में रहने वाला, तो यहाँ जयपुर में रहने वाला, इतनी दूर दूर हम भाई कैसे हो सकते हैं? विवान भी एकदम सीरियस फेस के साथ सोचता है। वंश फिर कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ का लॉजिक ही करेक्ट है। इस दुनिया में 7 लोग आपकी जैसे शक्ल के होते हैं। विवान और ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, बाप रे, अभी हमारे जैसे 5 लोग और मिलेंगे हमें, मतलब मुझे लगता है हम मेले में फिर से चलते हैं। वो 5 लोग भी वही मेले में घूम रहे होंगे। वंश पूछता है, एक बात बता, तेरे पापा का नाम क्या है? विवान कहता है, गौतम खन्ना। और तेरे पापा का नाम? वंश थोड़ा सैड हो जाता है। यार, मेरे पापा नहीं है। माँ कहती है पापा उन्हें छोड़कर बहुत दूर चले गए। बस इतना पता है, मेरे पापा जो भी है ना, बहुत बुरे हैं। जो मेरी इतनी अच्छी माँ को उन्होंने छोड़ दिया। विवान उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, हाँ यार, तेरे पापा बुरे हैं और मेरी मॉम। दोनों में काफी बातें चलती रहती है। उधर अपने ऑफिस में रिया प्रभाकरन के साथ थी। प्रभाकरन उसे आज का अखबार दिखाता है। उसकी फ्रंट पेज पर उनकी कंपनी का एड आया था, जो कि गौतम ने दिया था। उस एड में अंजलि का एक बेहद खूबसूरत फोटो था। द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर फॉर द जयपुर बेस्ट होटल। प्रभाकरन मुस्कुराकर कहता है, घर का भेदी लंका ढाई मैडम जी। रिया ये देखकर अंदर तक चल गई थी। वो प्रभाकरन की तरफ घूरते हुए कहती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। इधर होटल के कमरे में दोनों बच्चे अंदर गेम खेल रहे थे। तभी बाहर प्रीमाइस से स्वास्तिका और अंजलि अपने होटल रूम के लिए वापस आ जाते हैं। अंजलि दरवाजा नॉक करती है। वंश और विवान दोनों आवाज सुनते ही घबरा जाते हैं।